नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 तारीख को 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और कई राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी संपन्न हो जाएंगे। और 23 नवंबर को इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी तक जो ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जो एनडीए की का पलड़ा भारी दिख रहा है। और अभी जो खबरें आ रही है उस हिसाब से महायुति भी थोड़ी आगे दिखाई पड़ती है महाविकास अघाड़ी से। जो जो महाविकास अघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेडली 31 और एक अगर अन्य को भी जोड़ दिया जाए, सांगली की सीट को जोड़ दिया जाए तो 31 सीटें लेकर के 48 में से 31 सीटें लेकर के विजयी रही थी महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाता है तो। आज मेरे साथ जुड़े अमित शुक्ला जी ने काफी एनालिसिस की है, अलग अलग डेटा पॉइंट्स को देख करके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या सीट्स हैं, किन सीट्स में कहाँ पे कौन सा, ये सारी तरीके के मुद्दे की एनालिसिस उन्होंने की है। तो हम आज जानना चाहेंगे कि एक ने जो एनालिसिस किया है एक्चुअली वो उसका ग्राउंड क्या क्या है, और सीट बाय सीट रीजन में डोमिनेंस किसका है, और किस तरीके की परिणाम आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। जो कि वैसे तो अभी तक बहुत कम लोगों ने इस बार ओपिनियन पोल दिया है, क्योंकि सभी डरे हुए हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वाले। हम भी डरे हुए हैं, इसलिए हम कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल नहीं दे रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की हवा बताने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ओवर टू धन्यवाद। अमित। हम्म। अतुल, बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र का जो ये असेंबली इलेक्शन है 2024 का, ये इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। काफी लोग जो महाराष्ट्र के चुनावों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। उसमें अलग अलग रीजन्स है जिनका वोटिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र जहाँ 70 सीटें हैं, विदर्भा जहाँ 62 सीटें हैं, मराठवाड़ा, थाने कोंकण, मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र, ये 6 अलग अलग रीजन्स हैं। इसके अलावा अर्बन और रूरल का भी वोटिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी सारी पार्टीज हैं यहाँ पर, क्योंकि हर रीजन एक अलग अलग मुद्दों पे वोट करता है। उनके अपने सब कल्चरल फिनोमेनाज भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसा आपने कहा कि हवा बता सकते हैं, 6 महीने पहले अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा होता, जो लोकसभा इलेक्शन के कुछ दिनों पहले हम बात करते थे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अगाड़ी जो है बिल्कुल आगे, एंड महायुति को करारी हार मिलेगी। एंड वो हुआ भी, वैसा ही परिणाम आया। लेकिन 6 महीने में काफी वापसी की है महायुति ने। एंड कुछ जो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं उसकी बात मैं करता हूँ। पहला उनके लिए जो बहुत पॉजिटिव है, लाड़की बहन योजना जो लेके आए हैं, इसका खासा प्रभाव हुआ ऑन ग्राउंड। ना सिर्फ लाभार्थी वर्ग जो महिलाएं हैं, बल्कि एक परसेप्शन बनाने में, स्पेशली जो सीएम हैं शिंदे साहब, उनका एक परसेप्शन बनाने में बहुत हेल्प किया है इसने। उनकी फोटोज इस योजना के साथ रही, वो काफी प्रोएक्टिवली ऑन ग्राउंड भी गए हैं। तो ओवरऑल ये दो चीजें, शिंदे जी ने अपनी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है और इस योजना को भी इम्प्लीमेंट किया है, तो काफी इसका ग्राउंड पे असर दिख रहा है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है इसमें कि आज भी विदर्भा में चाहे वो फडणवीस जी हों, चाहे वो गडकरी जी हों, एक एक एन आरएसएस का संगठन हो, वो सारी चीजें एक दबदबा है वहां पर, और जिसकी वजह से भी इसकी वजह से भी फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अजीत पवार जी हैं उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। वो लाइबिलिटी बहुत स्ट्रांग वर्ड है, बट वो उतना फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं महायुति का। अगर आप एमवीए का देखें तो स्ट्रेंथ शरद पवार वाला खेमा है। डेफिनेटली वो काफी अच्छा करेगा, उनका स्ट्राइक रेट आप देखिएगा काफी अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस जितना अच्छा उन्होंने लोकसभा में किया था उतना शायद स्ट्राइक रेट नहीं रहेगा, कि 17 में से 13 सीटें आई थिंक उन्होंने जीती थी। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा। यहाँ पर जो उद्धव सेना है, जो उद्धव ठाकरे वाली सेना है, उनका और शिंदे सेना का डायरेक्ट मुकाबला है काफी सीटों में। और वही दोनों में से एक एक मुझे ऐसा लग रहा है कि शिंदे सेना विल डू बेटर। तो कहीं ना कहीं जो उद्धव सेना का परफॉर्मेंस है वो एमवीए के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस रहेगा। इसमें बट एक ये इंटरप्शन
माफ कीजिएगा, एक इंटरप्शन है इसमें। मतलब जैसा कि हम लोकसभा के चुनाव तक देख रहे थे, तो जो एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस था, वो एक तरीके से थोड़ा शेकन था। एक और भी वजह मुझे ऐसी लगती है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, शिवसेना वर्सेस शिवसेना पे। तो क्योंकि महाविकास आघाड़ी में शिंदे जी ने कम सीटें लड़ी कंपैरेटिवली बीजेपी के। बीजेपी ने 28 सीटें लड़ी, फिर 4 सीटें अजित पवार ने लड़ी, 15 से 16 सीटें जो है तो इन्होंने लड़ी। ठीक है। उसके बाद जो है तो इन्होंने 7 या 8 सीटें जीत करके आए हैं। और काफी बीजेपी से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा अगर देखा जाए तो एक नाथ शिंदे का महाराष्ट्र में। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस मुझे लगता है जिसकी वजह से एक नाथ शिंदे का एक वो कॉन्फिडेंस बढ़ा। और क्योंकि 21 सीटें जो है तो उद्धव जी लड़े थे और जीत पाए वो सिर्फ 9 9 सीटें जीत नो। पाए। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे को भी एक तरीके का सेटबैक था ये। उन्हें लग रहा था कि हम 13 14 सीटें जीतेंगे, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन के उभरेंगे, जैसा कि हुआ नहीं। और यहाँ पे कांग्रेस फ्रंट रनर रही, जिसकी जो कि आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। शिवसेना वर्सेस शिवसेना में मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फैक्टर आया है, जो कि यूबीटी का एक डाउन हुआ है लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स की वजह से, और एकनाथ शिंदे का उठा है कॉन्फिडेंस। आपका क्या सोचना है इसमें? बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो देखिए, वोटर ये नहीं सोचता है इस तरीके से कि लोकसभा में किसका रहा। वोटर अलग सोचता है, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली चेंज होता है। जैसे हरियाणा के इलेक्शन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकदम से रिवाइव कर दिया। अदरवाइज वो काफी डल थे, उनको दिख रहा था कि हरियाणा में भी लॉस हो सकती है, महाराष्ट्र कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो कॉन्फिडेंस एकदम से अप हुआ है, कांग्रेस का डाउन हुआ। सिमिलरली आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो शिंदे सेना है उसके वर्कर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बिकॉज लोकसभा में भी अच्छा किया, और अभी जो 6 महीने में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज द लीडर ऑफ 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 द स्टेट, उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आया है, और वोटर में दिखेगा क्योंकि। हेलो। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर थाने कोंकण एरिया की जो 39 40 सीटें हैं, वो स्वीप करे महायुति। मतलब मैं नहीं कह रहा 40 की 40 सीट, बट महाराज जैसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है कि मतलब कोई जीतता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बढ़त दिखेगी आपको महायुति की वर्सेस एमवीए। हाँ, मतलब बेसिकली इलेक्शन तो फंसा हुआ है, सभी कह रहे हैं। और ये जो 4 से 5 दिन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम फोकस करेंगे बेसिकली दो 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 करके। शिवसेना शिवसेना, एनसीपी एनसीपी, बीजेपी कांग्रेस, फिर उसके बाद रीजन्स पे डिस्कस करते हैं। शिवसेना मतलब शिवसेना का अगर दबदबा देखा जाए तो विदर्भ उनका कोई दबदबे का क्षेत्र नहीं रहा है। खानदेश भी उतना बड़ा दबदबा का क्षेत्र नहीं रहा। 4 क्षेत्र हैं जो जहां पे शिवसेना काफी पावरफुल मानी जाती है: मराठवाड़ा, कोंकण, और उसके बाद मुंबई एमएमआर रीजन, और एक और जो रीजन है उसको कह सकते हैं आप वेस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है। ये जो है तो ये काफी डोमिनेंट एरिया माना जाता रहा है हमेशा से। शिवसेना, अगर यूनाइटेड शिवसेना की भी बात की जाए, ये काफी डोमिनेट। उनमें से भी एमएमआर और कोंकण का जो रीजन है वो इनका एकदम बेसिकली कोर एरिया माना जाता है। और उसके बाद मराठवाड़ा। आपको क्या लगता है कि कोंकण में, मुंबई में और मराठवाड़ा में किस तरीके की पॉलिटिक्स होने वाली, कंसिडरिंग कि मराठवाड़ा में 3 स्टेक्स हैं, 3 क्यों 4 5 स्टेक्स हैं। कांग्रेस भी हिस्टोरिकली और अभी भी अच्छी है। एनसीपी भी उस एरिया में ठीक ठाक करती रही। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, जहां पर कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि मराठवाड़ा जो है तो कई बार किंग मेकर साबित रहा है, हुआ है हमेशा। क्योंकि विदर्भ बीजेपी या कांग्रेस डोमिनेंस है, लेकिन मराठवाड़ा ने काफी किंग मेकर की भूमिका निभाई है पिछले कुछ इलेक्शंस में। ये आपने बहुत सही कहा। और अभी यूएस इलेक्शन भी हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेजोरिटी जो 40 ऑड स्टेट है वो उनका फिक्स है कि कहाँ जाएंगे। उनको पता है कि स्ट्रेंथ स्ट्रांग कौन है, वीक कौन है, बट वो स्विंग स्टेट्स हैं। जो स्विंग हम्म। स्टेट डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। मराठवाड़ा कुछ वैसा ही, 46 सीट है, अगेन सिग्निफिकेंट सीट्स हैं, और जहाँ पे एक एक सीट की लड़ाई है, एक एक सीट की वजह से हो सकता है सरकार बने या बिगड़े। तो वहाँ पे मराठवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो उद्धव वाली सेना थी वो 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में काफी अच्छा किया था। कांग्रेस ने भी रीजनेबल परफॉर्म किया था, बीजेपी, शिंदे, सब सब लोगों ने वोट काफी सिग्निफिकेंट आए थे, तो हर कोई स्ट्रांग है यहाँ पर।
एंड अदर पार्टीज भी स्ट्रांग है बाय द वे यहाँ पर। क्योंकि मैं कहीं देख रहा था कि अदर पार्टीज का लोकसभा में 20 के आसपास वोट शेयर था, उसमें कुछ रेबल्स भी थे, बट रेबल तो इस बार भी हैं। तो मराठवाड़ा एक्चुअली किंग मेकर रोल प्ले कर सकता है। एंड बहुत मुश्किल है बता पाना। मैंने कुछ लोगों से बात की जो उस रीजन से आते हैं, इवन उनके लिए भी, जो मतलब उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह हवा बह रही। सब यही कह रहे हैं कि जो मार्जिन होंगे मराठवाड़ा में तो बहुत कम होंगे, 3 से 4 लाख वोटर हैं, और उसमें से मुश्किल से 60% वोटिंग वो रहेगा। 10,000 20,000 से पूरा एक सीट का फैसला होगा, 10,000 20,000 के मार्जिन से। हाँ, मतलब मुझे तो और कम की उम्मीद लग रही है। जिस तरीके का इलेक्शन है, कम से कम नहीं तो 100 सीटें मुझे ऐसी लग रही हैं कि जो कि 10,000 से कम मार्जिन से जीती जाएंगी। मतलब इतना बिल्कुल क्लोज इलेक्शन ये लग रहा है। अगले बिल्कुल बिल्कुल। हिस्से में आते हैं जहां पर बात करते हैं राष्ट्रवादी की। अचानक से अजीत पवार ने एक मुद्दा उठा दिया है, जहां पर उन्होंने एक बम फोड़ा है। दो बम फोड़े हैं बेसिकली। एक तो बहुत छोटा सा बम था, लेकिन एक बड़ा बम फोड़ा है उन्होंने। एक छोटा बम ये था कि उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे जो वाला एक स्लोगन दिया था योगी जी ने, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने बात करी है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 2019 में जब उन्होंने सुबह सुबह फडणवीस जी के साथ जाके शपथ ले ली थी, तो उस मीटिंग में शरद पवार, अजित पवार, सिंह और ये आपके फडणवीस, अमित शाह और गौतम अडानी, मतलब बाकी तो पॉलिटिशियन है, लेकिन गौतम अडानी का प्रेजेंट होना काफी मतलब डाउट क्रिएट करता है। और जो बातें राहुल गांधी काफी दिनों से उठा रहे हैं उसको दम भी मिलता है इस बात से। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इसका एक असर हो सकता है, जो कि एक एंटी गुजरात सेंटिमेंट महाराष्ट्र में दिख रहा है थोड़ा? मतलब पहले भी होता था, मतलब बेसिकली जब दूसरे रीजनल स्टेट्स होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होते हैं, कई बार हम देखते हैं ऐसा होता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जो है तो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाला सेंटिमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र में। क्या वो भी कुछ परसेंटेज वोट जो है गेन कर सकती है महाविकास आघाड़ी इसमें? नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो देखिए, जब पॉलिटिशियन कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो कुछ उसकी रियलिस्टिक वैल्यू होती है, कुछ उसकी इमोशनल वैल्यू होती है। रियलिस्टिक वैल्यू, ये बात तो सच है कि पिछले 1-2 साल में 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो महाराष्ट्र को या तो आने वाले थे, एलोकेट हो गए थे, वो गुजरात की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं। तो उसका एक एक ग्राउंड पर है, उसकी एक एक सेंटीमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मराठी वोटर्स भी हैं, गुजराती वोटर्स भी हैं, तो वहाँ पे भी इस सेंटीमेंट का एक एक असर होगा। तीसरा, जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, असेंबली इलेक्शन कहीं भी हो, वहाँ पे एक एक चाहे यूपी में जब अखिलेश और राहुल साथ में लड़े थे तो उन्होंने यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी मोदी किया था। बिहार में भी नीतीश कुमार ने 2015 में बिहारी वर्सेस बाहरी किया था। तो सारे करने की कोशिश करते हैं ये। तो ये ऑपोजिशन करेगा। जो सत्ता पक्ष होता है वो थोड़ा नेशनलिस्ट, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, और विपक्ष इस टाइप के मुद्दे लेके आता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी सीट्स हैं, तो सीट बाई सीट, ये ऐसे नहीं होगा कि क्रॉस महाराष्ट्र या क्रॉस रीजन। कुछ ऐसी सीट्स हैं जिस पर इसका ज्यादा असर होगा, कुछ ऐसी सीट है जिन पे इसका ऐसा कम कह होगा, कुछ सकते में। हैं जो एरिया ऐसा कह सकते हैं जो एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला था, जहाँ फिर जहाँ पे बेरोजगारी, कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। खास तौर से हम कह सकते हैं कि मुंबई कोंकण जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पे इसका असर दिखने के चांसेस, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ हो सकता है कि 2-3 एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पे इसका असर हो सकता है। अगला एक मुद्दा जो एक है कि अदानी वाला जो मुद्दा है, जो उठाया है राहुल गांधी ने। और हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी जी जितना स्टेट इलेक्शंस में हमेशा इतना एक्टिव रहा करते थे, सडनली 2024 के बाद हरियाणा में भी यही रहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। झारखंड में भी जो है तो योगी, अमित शाह और बाकी सब लोग, हेमंत बिश्व शर्मा तो पूरी कमान ही संभाल के बैठे हैं झारखंड में। तो देखा जा रहा है वहां पे भी नहीं। और यहाँ पर भी कोई कैंपेन लीड करता हुआ नहीं दिख रहा है एमवीए का। अगर देखा जाए तो एक नाथ शिंदे सबसे बड़ा चेहरा तो दिख रहे हैं, लेकिन रैली में इनके कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहे हैं। क्या लास्ट माइल में जो इतने क्लोज इलेक्शन में को ऐसा लगता है कि एक इम्पैक्ट हो सकता है कि ये जो इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वोट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, जो कि शिवसेना के वोटर एनसीपी को वोट नहीं देंगे, एनसीपी के वोटर शिवसेना को नहीं देंगे। टॉकिंग अबाउट महायुति ओनली, राइट? तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपका क्या सोचना है?
बिल्कुल, इसके दो तीन पहलू हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है। आई थिंक पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी क्यों उस लेवल पे रैलीज नहीं कर रहे हैं जो वो करते थे। मुझे लगता है कि हरियाणा में एक बहुत अच्छा उनको हरियाणा में उनको नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं मान चुकी थी कि हरियाणा इलेक्शन हम नहीं जीतेंगे। तो वही अगर मोदी जी को ज्यादा सामने करेंगे तो फिर यही होगा कि इनके रहते हुए भी हम हार गए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, and ये हमने लोकसभा में भी देखा, मैं कहीं पढ़ रहा था, and हो सकता है कि मेरा आंकड़ा गलत हो, बट ऐसा था कुछ 18 लोकसभा सीटों में उन्होंने चुनाव प्रचार किए थे और 16 हार गए थे। कुछ ऐसा हम्म। आंकड़ा, मेजोरिटी हाँ, ऑफ द ऐसा ही सीट्स। कुछ आंकड़ा, मेजोरिटी 70 to 80% सीट्स हार गए हैं। और तो महाराष्ट्र राहुल में गांधी के लिए इट्स बिट बिट सिर्फ उल्टा है इनफैक्ट इसका। तो एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैं देखता हूँ तो यूनानिमसली पॉपुलैरिटी नहीं रही है कभी भी मोदी जी की। 2014 में पीक में थे तो थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन उन एरियाज में उनकी पॉपुलैरिटी जहाँ ऑलरेडी बीजेपी के लोकल स्ट्रॉन्ग लीडर्स, जैसे विदर्भा में वो अभी पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे अभी और एसेट्स हैं बीजेपी के पास। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली पुश नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी फैक्टर को। दूसरा जो आपने सवाल पूछा वोट ट्रांसफर, वो तो बहुत बड़ी बात है। वो वोट ट्रांसफर इस स्पेशली ऐसी एलाइज जो आइडियोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, चाहे वो एनसीपी शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस शिवसेना हो, जो आइडियोलॉजिकल जिनका एक डिफरेंस रहता है। जैसे अब एक सिंपल सा आपने बटेंगे कटेंगे वाला वो एग्जांपल। सॉरी, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो अगाड़ी की बात कर रहे थे करते हैं अगर हम, तो सडनली हमने देखा, लोकसभा में भी देखा, वैसे नहीं, लोकसभा में हमने देखा कि शिवसेना का जो वोटर था, जो खासतौर से यूबीटी को सपोर्ट कर रहा, वो एमवीए में जो वोट ट्रांसफर बिटवीन पार्टीज है बहुत स्मूथली हुआ लोकसभा में। और अभी भी हमें होता हुआ दिख रहा है कि सडनली शिवसेना कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुस्लिम वोटर्स की तरफ शिवसेना कभी अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती थी हमेशा से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ महायुति की, एमवीए में मुझे ये प्रॉब्लम अभी नहीं समझ दिख रही है कि ऐसा कुछ होगा, भीतरघात कुछ हो जाए कुछ सीटों में, जहां पर आपस में ही रेबल्स लड़ा करके। कांग्रेस का भी हमने सुना कि शायद कुछ ऐसा चल रहा है जहां पे 5 से 7 सीटों में सांगली मॉडल की बात कर रहे थे वो लोग कि 5 से 7 सीटों में सांगली मॉडल आ सकता है, जहां पर कांग्रेस अपने डमी कैंडिडेट्स खड़े करके जिताने की कोशिश कर सकती है जो उसे नहीं मिली है। महायुति में ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा दिखती है कि एनसीपी अजित पवार का जो वोटर है, वो ना तो शिवसेना को वोट देगा और ना ही वो बीजेपी को वोट देगा, एंड वाइस तो मैं वर्सा। बिल्कुल सही कहा, मैं वहीं पे आ रहा था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और इसका बड़ा रीजन ये है कि आइडियोलॉजिकल जब डिफरेंस होता है तो देन फिर लीडरशिप के ऊपर आता है। और जो उद्धव ठाकरे ने जो आई थिंक 2 साल में काम किया, जो भी उनके चीफ मिनिस्टर का था, आई थिंक उन्होंने सबके साथ काम किया। मतलब उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि ये पक्ष को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूं या नहीं। एंड वो बड़ा रीजन बना। कोविड में लोगों ने देखा उनका काम। तो जो आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के हार्डकोर वोटर थे या एनसीपी के हार्डकोर वोटर थे जो नहीं देते हैं किसी और को, वो भी आए। आई थिंक उसका वो बड़ा रीजन था, बिकॉज उनकी छवि थोड़ी है ऐसी कि मतलब मतलब इंक्लूसिव वाजपेयी जी छवि है। जैसे। हाँ, बात करने का जो लहजा है वो भी है थोड़ा हार्ड लाइनर नहीं है वो। तो आई थिंक वो बड़ा रोल प्ले किया। तो ये पर्सनल एंड आदित्य ठाकरे की भी आप स्पीचेस सुने, अगेन इंक्लूसिव बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट है, क्योंकि बीजेपी अभी तक आप देख रहे हैं बटेंगे कटेंगे नारा लाया। अब एनसीपी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं इस नारे से खुद उस परेशान होगा। तो एनसीपी को ये करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी वहां पे इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ लीडरशिप ऑफ उद्धव। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बीजेपी पोलराइजेशन को लेके, और वो कोर वोटर को इम्पैक्ट करेगा एनसीपी के अजीत पवार के। अब थोड़े और रीजन्स बचे हुए हैं, जैसे विदर्भ। विदर्भ में मतलब मैं खुद विदर्भ में रहता हूँ, तो कुछ कुछ चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। विदर्भ की जो सीटें हैं ना, विदर्भ में खासतौर से नागपुर को अगर मैं देखता हूँ तो नागपुर बड़ा डिवाइडेड सा दिखता है। जो नागपुर का रीजन है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, मतलब 10,000, बहुत छोटी सी जगह है, ज्यादा बड़ा जगह नहीं है। हेडगेवार जी का, डॉक्टर हेडगेवार का भी घर यहीं है। तो अगर देखा जाए तो नागपुर में डिवाइडेड दिखता है मुझे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नागपुर की जो सीटें हैं वो 50-50 कांग्रेस और बीजेपी में चले जाएं। और ऐसा हमें लोकसभा के चुनाव को भी देख के लगा था। लोकसभा के चुनाव में एक बात बहुत बड़ा फैक्टर था कि याद रखना पड़ेगा कि नितिन गडकरी जी हैं, उनकी जो वैल्यू है वो बीजेपी के जो कट्टर सपोर्टर है उनके अलावा भी उनके खुद का पर्सनल वोट है यहाँ पे नागपुर में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर उनका था।
शायद फडणवीस जी जो शायद अगर वेस्ट महाराष्ट्र या सेंट्रल महाराष्ट्र से खड़े हैं, या सॉरी सेंट्रल नागपुर से खड़े हैं, तो उनकी वो सीट मुझे लगता है निकल सकती है। एक दो सीटें और हैं। और रामटेक की सीट है जो मुझे लगता है कि जो शायद उनके पास गई है, शिंदे गुट के जो जायसवाल जी हैं उनके पास गई है, तो ये भी हो सकता है कि उनके आगे दिख रहे हैं। नागपुर से नागपुर से विकास ठाकरे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ का नागपुर का है, तो है विदर्भ काफी डिस्ट्रीब्यूटेड सा लग रहा है। और विदर्भ अगर नागपुर छोड़ दिया जाए तो चंद्रपुर का एरिया मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी डोमिनेंट होगा, क्योंकि मैं इस एरिया से हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा इंसाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रपुर हो गया और आसपास अमरावती का ये जो जो एरिया आपका हो गया, ये सब एरिया जो मुझे लगता है कि थोड़ा एमवीए डोमिनेटेड हो सकता है। महायुति नागपुर और नागपुर के आसपास कुछ एरियाज में ज्यादा डोमिनेट कर सकती है। तो बेसिकली जो 62 सीटें विदर्भ की आती हैं, तो जो भी गठबंधन इसमें से 40, अगर ये सीटें फंसी, तो मुंबई में जो सरकार बनेगी वो भी एकदम बराबर बराबर पे रहेगी, 135 140 वही वाली। और अगर यहाँ पर इन किसी भी ने 20-22 सीटों की लीड बना ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में भी उसकी लीड होने के चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि मुकाबला यहाँ पे मेनली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। शिवसेना और शिवसेना को टिक टिक सीटें मिली हैं कुछ, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डिफरेंस कर सकें। सही कहा ये आपने। मेरा। एंड नहीं, बिल्कुल आपने आई थिंक इसको अच्छा समराइज किया। बस बस दो तीन पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ विदर्भ में। आई थिंक काफी लोगों को लगता है कि विदर्भ, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर है इसलिए ऑल बीजेपी। लेकिन अगर 2014 और 19 को इलेक्शन को हटा दे, जो थोड़े अनयूजुअल इलेक्शन हुआ करते थे उस टाइम पे, कांग्रेस हमेशा एक स्ट्रांग प्लेयर रहा है विदर्भ में। क्योंकि जहाँ पे भी रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ भी रूरल इश्यूज हैं, कांग्रेस अच्छा करती है। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट फाइट है। और हिस्टोरिकली ऐसा होता है ये लोकसभा इलेक्शन के पहले, कि जहाँ डायरेक्ट फाइट होती है लास्ट 10 साल से कांग्रेस हार जाती है। बीजेपी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन ये लोकसभा में ऐसा हुआ कि पहली बार इनका वोटिंग परसेंटेज बहुत दिन बाद, कांग्रेस ने आई थिंक 34% था और बीजेपी का 30%। हालांकि उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेने की जरूरत है क्योंकि अलायंस है। लेकिन अगर हम्म। अलायंस भी देखा जाए तो लगभग 48-49% आई थिंक इनका था एमवीए का, और उनका कुछ 37-38% था। अदर्स को भी बहुत वोट मिले थे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक एंड नेक है फाइट। लेकिन ये जो अभी आपने ही शायद शेयर किया था मेरे से कि रिसेंटली जो कुछ न्यूज़ मिल रही है कि थोड़ा सा ये सर्च देखने को मिल रहा है महायुति की तरफ लास्ट कुछ दिनों में, और ये अक्रॉस द रीजन मुझे देखने को मिल रहा है। आप बताइए विदर्भा में क्या वो देखने को मिलेगा, या मतलब विदर्भा अभी भी नेक एंड नेक है, एडवांटेज टू एमवीए? नहीं, विदर्भ नेक नेक टू नेक है। और ऑनेस्टली मैं जब हम बात करते थे लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि एमबीए कभी 31 सीटें जीत करके आएगा। आज भी आज इसी उसी तरीके से मुझे उम्मीद नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट क्लियर मेजोरिटी से अपने दम पे बन जाएगी। हो सकता है कि वो क्लोज हो सकते हैं सरकार बनाने के। अगर कोई बना सकता है क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार, महायुति के चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं। तो अगर एमवीए पहुंचेगा भी तो 130 132 सीटों तक। हाँ, एक और इशू जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें लड़ती तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। अगर शरद पवार जी की एनसीपी 75 से 80 सीटें लड़ती, उद्धव जो है तो 85 से 90 सीटें लड़ते, और बाकी सारी सीटें अगर कांग्रेस लड़ती 120 से 130 सीटें, तो जिस तरीके का मोमेंटम कांग्रेस के साथ था, और जिस तरीके से हर एक वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे थे, और जिस तरीके से उनके 13 सांसद और 14 सांसद जीत के आए, कई ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस कभी बहुत कमजोर हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं छोटे छोटी जगह पे भी। अगर आपको रितेश देशमुख के भाई भी कांग्रेस से हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो वो सारे जो देशमुख परिवार है वो पूरा का पूरा है। सांगली उनका बहुत डोमिनेंट एरिया, मतलब फैमिलीज की फैमिलीज हैं जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अमेठी रायबरेली जैसे कई एरिया है महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि अगर कोई सरकार बना सकता है, महायुति के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। महाविकास आघाड़ी पहुंचेगा तो 130 135 तक। फिर भी प्रेडिक्शन नहीं है हमारा। मराठवाड़ा और विदर्भ, जैसा हम लोग सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। 36 सीटें मराठवाड़ा में है शायद, और 62 यहाँ पे हैं। तो 98 सीटें जो होंगी
कि इसमें किसने 60-40 किया, उसके बेसिस पे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल जी सही मेरा कहा मान। आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बड़ा अम, अगर एमवीए को सरकार बनानी है, बननी है उनकी सरकार, तो जो मुझे दिखता है क्लियर एक एक क्लियरली महायुति हेड है अर्बन रीजन में, चाहे थाने, कोंकण या मुंबई का जो बेल्ट है। अब वो डिफरेंस कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे भी 75 सीटें, 75 सीटें बहुत होती हैं। अ, अगर ऐसा हो गया ये कि मतलब 50-25 हो गया महायुति की फेवर में, तो फिर तो सरकार बिल्कुल नहीं बननी, फिर तो वो हार गए इलेक्शन। यहाँ पे भी अगर एमवीए के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो डैमेज कंट्रोल, और महायुति के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये उसको मेक श्योर करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा, और यही स्ट्रेंथ मुझे दिखती है हमेशा बीजेपी, आरएसएस और इनकी, कि वो जो लास्ट माइल होता है, वो आखिरी 5 ओवर में वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और इसीलिए जो एक पार स्कोर है वो पार स्कोर बन जाता है, और दूसरी टीम को चेस करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आ, आ, अगर हरियाणा के इलेक्शन को जितने लोग, मतलब अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और ये सारी चीजें छोड़ दी जाए, तो अगर हरियाणा के इलेक्शन को लोग सम करते हैं, तो क्यों नहीं जज कर पाए कि क्या होने वाला है। इनफैक्ट जज करना किसी के भी बस की बात नहीं थी, बीजेपी भी नहीं, जज कोई नहीं जज कर सकता था कि क्या होने वाला है। वोट परसेंटेज 0.7% का डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो 0.7 या 0.8% का। तो सेम केस यहाँ भी होने वाला है, और यहाँ पे भी आरएसएस का वर्कर गांव गांव घर घर जा रहे हैं। वो लाड़की बहना योजना, मतलब इस तरीके से गली नुक्कड़ पेड़ के नीचे भी डिस्कस हो रही है, इस तरीके की योजना है। और जो कि सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट करती है, तो आप समझ लीजिए कि एससी एसटी और ओबीसी जो गरीब कम्युनिटी है। और एक हार्श ट्रुथ है कि आज भी एस सी एस टी और ओबीसी में जो गरीबी की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं कास्ट में अभी भी है हमारे देश में। एक हार्श ट्रुथ है। तो जिस जो कोर वोटर स्विच होने की वजह से 2024 के चुनाव में महाविकास या आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में फायदा हुआ था, वो कोर वोटर भी इससे कुछ परसेंटेज खिसक सकता है। और खास तौर से महिलाओं का वोट इस बार बहुत ज्यादा बीजेपी महायुति की तरफ जा सकता है, और आदमियों का वोट, जो मेंस का वोट है, वो बहुत ज्यादा एमवीए की तरफ जाएगा। आप पहली बार एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने को तैयार रही है। महिलाएं महायुति की तरफ, महाविकास आघाड़ी की तरफ आदमी जाने के चांसेस हैं। दिस इज हाउ इट कुड बी, और डिफरेंस कैन बी 5 to 6%, विच इज नहीं सही ह्यूज। कहा, बिल्कुल। और ये एज ए सेड कि इतना हाइपर लोकलाइज इलेक्शन है कि हर सीट पे जैसे आमतौर पे क्या होता है, पूरे एक स्टेट को प्रिडिक्ट करना है आपको, 4-5 फैक्टर्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक सीट को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको 4-5 फैक्टर प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे, और उसमें भी हो सकता है वो फैक्टर अलग अलग हों, अलग अलग सीट के। एंड इतना डिफरेंस कि मतलब थाने और मुंबई आसपास है, लेकिन थाने का इलेक्शन और मुंबई का इलेक्शन बहुत अलग है, बहुत अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट इलेक्शन है। ये अगर मुझसे आप इलेक्शन वार्ड के, वो वार्ड के लेवल पे लड़ा जा रहा है। वार्ड मेंबर का चुनाव। और इस चुनाव में कोई अंतर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट कौन खड़ा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है, अगर कैंडिडेचर सेलेक्ट नहीं किया होगा सही से, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। लास्ट में एक और चीज ऐड कर देता हूँ। अजीत पवार का क्या लगता है आपको, अगर मान लीजिए कि 135 और 135 दोनों गठबंधन की आ गई सरकार, 18 करीब करीब 20 सीटों की, 10 से 12 सीटों की गुंजाइश है, एक हाइपोथेटिकल। अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मतलब अपने बंदे ले करके जा करके, उनकी करीब अगर 45-50 सीटें लड़ रहे हैं, 20-25 सीटें भी आ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर 20-25 सीटें भी आ गई, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हो सकते हैं वो, मतलब चांसेस हैं। नहीं, बिल्कुल। मुझे कोई कह रहा था अगर 20 सीटें नीतीश की आ जाती तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो अगर 20 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन सकते थे, 12 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बन सकते, बट हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं वो होप कर रहे होंगे कि मामला ऐसा ही हो, 135, 145, 165 अगर क्रॉस हो गया तो फिर तो मतलब वो हो गया, लेकिन अगर 145, 135 वाला है, अदर्स को 25-30 सीटें आ गई, तो फिर ये मतलब जो आपने ही आई थिंक ये बोला था कि फिर इलेक्शन 20 को नहीं होगा, वो 23-24 के बाद होगा। इलेक्शन तो 23 और 26 के बीच होगा। 5 स्टार होटल्स जो हैं मुंबई के, वहां होगा। हो सकता है कि गुजरात में हो, असम में हो जाए, काजीरंगा नेशनल पार्क में हो रहा हो, फिर फॉरेस्ट में हो रहा हो। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है, जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। ओके। तो एक आखिरी सवाल बस मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरे इलेक्शन में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि
ये जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की रैलीज का अगर कंपैरिजन किया जाए, क्या क्या कांग्रेस एक कमजोर कड़ी साबित हो रही है इस मामले में, नॉट टू अट्रैक्ट वोटर्स, कि जितनी वो मेहनत करके 1 से 2% या 2.5% का वोट शेयर अपना बढ़ा सकते थे मेहनत करके, वो मेहनत कम लग रही है। जैसे कि नरेंद्र मोदी की भी 5 रैलियां हुई हैं और अब वो चले गए हैं वापस, 5 या 10 रैलियां हुई शायद, और वो अब चले गए हैं, विदेशी दौरे पे चले गए हैं कल, और अब पूरे जितने भी दिन बचे हैं वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। एंड राहुल गांधी हैज जस्ट पेस्ट इन, आज उनकी, कल से उनकी रैली चालू हुई है, कल थी, आज है, और अभी चलती रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस जो है तो बहुत ही बाबूगिरी वाले जो कल्चर है, बाबू कल्चर से बहुत ज्यादा ग्रसित है, बहुत लेड बैक एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो एक्ट नहीं करते और पीछे रह जाते हैं? आई थिंक एको चेम्बर में क्या होता है, आप उन्हीं लोगों की बातें सुनते हो जो आपको अच्छी चीजें बताते हैं, जो आपको वो बताते हैं जो आप सुनना चाहते हो, और ये कांग्रेस की हमेशा से रही है। ऑन ग्राउंड आईज एंड ईयर्स नहीं रहते हैं। उन्होंने मेहनत की थी, महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिला, लेकिन फिर कंप्लेसेंट हो जाते हैं ये। आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा स्टेट है, अगर ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम ऑपोजिशन को देगा, इंडिया अलायंस को मोमेंटम देगा। क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग स्टेट है, और इसको अगर इसको जीतते हैं ये, तो फिर दिखा सकते हैं कि हरियाणा वॉज ए ब्लिप, मोमेंटम कंटिन्यूज फ्रॉम लोकसभा टू। लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो फिर लोकसभा इलेक्शन वुड बी एन एक्सेप्शन, और बाकी वो नॉर्मल ट्रेंड जो 2014 से चला आ रहा है। तो ये इलेक्शन तो वाइल मेक और ब्रेक नहीं है 2024 लोकसभा जैसा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि ये पॉलिटिक्स डिटरमाइन कर देगा आने वाले 1-2 साल में, जो 2029 में एक जो फिर फाइनल मैच होगा, वो टक्कर का होगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में कैसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में हर साल 1 या 2 स्टेट ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे कि उन्हें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की तरह हम बात करते हैं। वैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल पॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं है। समबडी कैन लूज द 3 स्टेट्स एंड देन विन द जनरल इलेक्शन, पॉसिबल है। जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को बीजेपी हार गई और उसके बाद 2019 में जीत गई। एंड कांग्रेस ने भी ऐसा पहले किया हुआ था। अगर तो ओवरऑल बस तो एंड अप करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने एरिया में जाकर के जरूर देखें कौन से किस मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर कोई मुद्दा हमने छोड़ दिया है, जिस पे हमने कोई बात नहीं की हो, जो कोई मुद्दा कम डिस्कस किया हो, जरूर बताएं। अभी भी इलेक्शन में काफी सारे दिन बचे हुए हैं, हम जरूर उस मुद्दे पे एक और डिस्कशन रखेंगे। तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल, और सबसे गुजारिश, प्लीज डू वोट। हाँ, प्लीज वोट, प्लीज वोट, प्लीज वोट। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।